हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी, जिसका मैंने यूनिट 3 का कुछ MCQ इसमें दिया हुआ है, जो मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कोविड से खुद को सुरक्षित रखें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और समय समय पर हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। इसके अलावा अपने हाथ आप साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपके हाथों पर वायरस हो तो भी वो मर जाए। अपने आँख, नाक और मुँह छूने से बचें दोस्तों, और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आइए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन? यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेशन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब जान लेते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम व्यापार संयोजन कहते हैं। ये एक लेन देन होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री और प्रोसेस और सीक्वेंस इंटीग्रेशन। यानी कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको हम इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन और सीक्वेंस इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है वर्टिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, तीसरा ऑप्शन है लेटरल कॉम्बिनेशन एंड चौथा ऑप्शन है डायगोनल कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन को ही हम इन सब नामों से जानते हैं। अब आइए जानते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्सन, यानी कि प्रोफेसर रॉबिन्सन की डेफिनेशन है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री। यानी कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन सेम इंडस्ट्री में क्रमिक स्टेजेस में, यानी सक्सेसिव स्टेज पर फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डैश वॉज फर्स्ट यूज्ड इन फोर्ड मोटर कंपनी इन द 1940। यानी कि पहली बार यूज़ किया गया था फोर्ड मोटर कंपनी में 1940 में। वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेशन, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड थर्ड है रेशनलाइजेशन एंड फोर्थ है मैकेनाइजेशन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑटोमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनसेशन? यानी कि कंपनसेशन का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा फीचर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी, नेक्स्ट ऑप्शन है रिजिडिटी, थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट इफेक्टिव एंड लास्ट ऑप्शन है ड्यूरेबिलिटी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि रिजिडिटी जो है वो कंपनसेशन की विशेषता नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि कंपनसेशन क्या होता है। कंपनसेशन की मीनिंग होती है, ये एक प्राइस ऑफ द जॉब होती है, यानी कि इसमें पेज, रिवॉर्ड और बहुत सारे इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट पेमेंट जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, और इनडायरेक्ट पेमेंट जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर लेस एंड डिमांड फॉर वर्कर्स इज़ मोर, देयर सैलरी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। यानी कि अगर कर्मचारी कम हो, यानी कि एम्प्लॉयज़ कम हो, और जो वर्कर्स की डिमांड हो वो ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा वर्कर्स चाहिए हो किसी भी काम को करने के लिए, और एम्प्लॉयज़ कम हो, तो सैलरी को क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कितना दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है हाई, नेक्स्ट ऑप्शन है लेस, थर्ड ऑप्शन है इक्वल एंड लास्ट ऑप्शन है अनइक्वल। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉयज़ अगर कम है, अगर कोई भी चीज़ मार्केट में कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी हाई हो जाती है, क्योंकि कम चीज़ रहेगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि प्राइस हाई होगी। उस तरीके से अगर एम्प्लॉयज़ कम हैं और डिमांड वर्कर्स की ज़्यादा है तो सैलरी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। सो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर।
यानी कि पे स्ट्रक्चर का कंपोनेंट बताना है। पहला ऑप्शन है बेसिक सैलरी, दूसरा ऑप्शन है अलाउंसेस, तीसरा ऑप्शन है इंसेंटिव्स एंड लास्ट ऑप्शन है बोनस। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि पे स्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो है बेसिक सैलरी। अब आइए इन चारों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सैलरी यानी कि सैलरी की मीनिंग जान लेते हैं। कोई भी रेम्यूनरेशन जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी सर्विसेज के बदले में, उसी को हम सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट है अलाउंसेस। अब अलाउंसेस के बारे में जान लेते हैं। अलाउंसेस दोस्तों ये कैश में पेमेंट किया जाता है जो कि एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉयज़ को मंथली सैलरी के अलावा, इसी को हम अलाउंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स दोस्तों मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया जाता है अगर वो अच्छा काम करते हैं तो। जो इंसेंटिव होता है वो उसको हम एक्स्ट्रा पेमेंट या फिर कभी कभी हम रेगुलर वेजेस और सैलरी से हम ज़्यादा कुछ दे देते हैं तो उसी को हम कहते हैं। इंसेंटिव एक बहुत ही गुड मोटिवेटर की तरीके काम करता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाने के लिए और टारगेट तक पहुंचने के लिए। बेसिकली दो तरीके का इंसेंटिव होता है, वो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं और नॉन मॉनेटरी को हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बोनस। बोनस के बारे में जान लेते हैं। ये एक वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो। जनरली जब एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को पूरा कर लेता है या फिर अपने टारगेट से आगे पहुंच जाता है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, उसको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, उसी को हम बोनस कहते हैं। बोनस भी दोस्तों एक मॉनेटरी इंसेंटिव का पार्ट होता है। बोनस जनरली दिया जाता है, कुछ कंपनीज देती हैं कभी कभी फेस्टिवल टाइम पर, जैसे कि दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, तब बोनस दिया जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, नए नए वीडियोस लाते रहें। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। डैश इज़ द पेमेंट विच एन एम्प्लॉय रिसीव आउट, यानी कि वो कौन सा ऐसा पेमेंट है जो कि एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने रिटायरमेंट के बाद। पहला ऑप्शन है इंसेंटिव्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड, तीसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है बोनस। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि एम्प्लॉय रिसीव करता है वो है प्रोविडेंट फंड। अब आइए जान लेते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड यानी कि द वर्ड प्रोविडेंट मीन्स टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, हैंस दिस फंड इज़ टू बी प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। बोला गया है दोस्तों कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा कि प्रोविडेंट फंड को हम फ्यूचर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। प्रोविडेंट फंड दोस्तों जल्दी ये फंड जो होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी से ही डिडक्ट किया जाता है हर एक मंथ, यानी कि हर महीने उनके सैलरी से ही डिडक्ट किया जाता है सर्टेन रेट, यानी कि कुछ ही पैसा, और एम्प्लॉय को वो बाद में दे दिया जाता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट इंक्लूड, यानी कि इनडायरेक्ट बेनिफिट, फर्स्ट ऑप्शन है लीव पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है बेसिक पे, तीसरा ऑप्शन है इंसेंटिव एंड लास्ट ऑप्शन है बोनस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लीव पॉलिसी। अब आइए इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट यानी कि इनडायरेक्ट कंपनसेशन, इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो कि वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पेंशन फंड हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंपनी कार्स हो गई, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब। इसको एम्प्लॉय को डायरेक्टली देने की बजाय इनडायरेक्ट कंपनसेशन के तरीके दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है ये बेसिक सैलरी का। एग्जाम्पल कुछ है इनडायरेक्ट बेनिफिट के, वो हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशनल बेनिफिट, चाइल्ड केयर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ कंपनसेशन इज़, यानी कि इनमें से कौन सा मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ कंपनसेशन नहीं है। पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसेंटिव, थर्ड ऑप्शन है बोनस, लास्ट ऑप्शन है बेसिक सैलरी। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ़ अ पर्सन इज़ प्लेस्ड ऑन अ हाई पोजीशन देन ही इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट, अगर पर्सन को हायर पोजीशन पे है अगर कोई पर्सन, तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसको कितना वेजेस मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन है हायर वेजेस, नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम वेजेस, थर्ड ऑप्शन है लो वेजेस एंड लास्ट ऑप्शन है फेयर वेजेस।
इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि हायर वेजेस। अगर कोई हाई पोजीशन पे है, अच्छा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है और जो उसके लायक है, तो उसको अनुसार उसको वेजेस मिलना चाहिए, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो और अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया हो और इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हों उन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।